नमस्कार। छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। उन पर बहस राज्य भर में जारी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितने कमज़ोर प्रत्याशी, कितने मजबूत प्रत्याशी। इसके उलट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। वो नाम जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनके जीतने की पूरी संभावना है, उन नामों का भी चयन अब तक पार्टी नहीं कर पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि 48 सीटों पर एक नाम प्रत्याशियों के तय हो चुके हैं और अगले 2-3 दिनों में कांग्रेस पार्टी उन नामों को सामने लाएगी। जाहिर है उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। लेकिन क्या हैं वो मुद्दे, किन किन चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जनता के बीच लेकर जाएगी, उनका प्लस क्या है, माइनस क्या है, बीजेपी के हिस्से प्लस और माइनस क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं छत्तीसगढ़ के अखबार के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार आलोक। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 85 लगभग पूरे बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के नाम भी जो है अगले 2-3 दिन में शायद आ जाएंगे। कुछ नाम पहली सूची आ जाएगी पितृपक्ष खत्म होते ही। लेकिन बीजेपी ने इसकी परवाह नहीं की, पितृपक्ष की। मुझको लगता है कि हिंदुत्व की परवाह कांग्रेस से अधिक अभी बीजेपी नहीं कर रहा है यहाँ। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है छत्तीसगढ़ में, धान है, किसान है, कर्ज माफी है, क्या क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेके मजबूती के साथ अपना दावा पेश करने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी? मैं अब इसको गिनाना शुरू करूंगा ना आलोक, तो एक खतरा है उसमें जी। खतरा यह है, आधे लोग ये मानकर चलेंगे कि मैं सरकार का प्रवक्ता हूं और आधे लोग ये मानेंगे कि कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। तो फिलहाल लेकिन बोलना तो है ही। लेकिन वो तो तथ्य है। हाँ, तथ्य है। अब मैं उसको अपने हिसाब से सामने रख रहा हूँ जी। जो मुझको लगता है कि कम और ज़्यादा महत्व के हैं, उस हिसाब से मैं सामने रख रहा हूँ। मैं पहले ये गिनाता हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में कौन सी चीज़ें हैं इस चुनाव में। जी। और ऐसा नहीं है कि हम केवल कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं। हमारी योजना ये है कि भाजपा और दूसरी तमाम पार्टियां, हाँ, उनके नफा नुकसान, पॉजिटिव निगेटिव तमाम पहलू पे हम बात करते रहेंगे। बिल्कुल। आज की चर्चा जरूर जो है हम कांग्रेस पार्टी पे कर रहे हैं। हाँ, आज की चर्चा इसलिए कि हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस का नफा नुकसान जल्दी निपट जाए तो हम लोग भाजपा में उसके परिसर में चले जाएं। एकात्म परिसर हमारे ऑफिस के ठीक सामने, बस सड़क पार करेंगे, वहाँ चले जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस की बात अगर करूं, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट हैं कि उनको लिख के ना रखना, मैं याददाश्त पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, मुझको लगता है कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दो सबसे बड़ी बातें थी। सबसे बड़ी, एक, धान के दाम को बढ़ाना। जो देश में कहीं भी धान का जो दाम मिल रहा है किसी भी राज्य में, उससे ज़्यादा रखना। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपत्ति भी ली कि आप अगर इस रेट पे धान खरीदोगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे एफसीआई में। बिल्कुल। तो भूपेश बघेल ने उसका रास्ता निकाला, उसको किसी राजीव गांधी के नाम पे, न्याय योजना के नाम पर उनको किस्तों में लोगों को पैसा दिया, लेकिन पैसा दिया पूरा। जी। जो पिछली रमन सिंह सरकार ने जो 2 साल का बोनस शायद नहीं दिया था, वो नहीं किया। इन्होंने पैसा पूरा दिया है अभी। एक बात तो धान जो है मेरे हिसाब से कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है। धान के जो समर्थन मूल्य जो छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो अलग अलग नामों से किस्तों में मिले, जैसा भी मिले, साल भर में मिल जा रहा है किसान को। दूसरा ये है कि जो प्रति एकड़ खरीदी कम होती थी धान की, उसको 15 एकड़ किया है भूपेश बघेल ने, और इस साल 20 क्विंटल प्रति एकड़। जी। अभी 15 क्विंटल प्रति एकड़ था, वो बढ़कर 20 क्विंटल प्रति एकड़, करीब करीब इतना ही उपज है। इससे बहुत ज़्यादा उपज भी नहीं है। किसान के घर में खाने भर का बचेगा। इसके बाद में अपना दाना दाना सरकार खरीद ले रही है।
हिंदुस्तान में सबसे अधिक दाम पे खरीद ले रही है, पैसा खातों में जा रहा है। भ्रष्टाचार इस मामले में सुनाई नहीं पड़ा है। भाजपा ने भी आरोप नहीं लगाया है कि धान खरीदी में भ्रष्टाचार है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है नहीं हो रहा होगा भ्रष्टाचार। हाँ, लेकिन दूसरे राज्यों से धान आने की खबरें जो है लगातार आती रहती वो हैं। भ्रष्टाचार उस तरह से नहीं है, वो राज्य सरकार के खजाने को नुकसान है कि दूसरे राज्य वाले जहां धान का दाम कम है वो यहाँ लाकर बेचते हैं, तो सरकार को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है उनको, जो कि छत्तीसगढ़ के नहीं है किसान। वो राज्य के खजाने को तो नुकसान है, लेकिन भ्रष्टाचार उस तरह से वो जनता के साथ नहीं है यहाँ का भ्रष्टाचार। वो एक इस बात का सबूत भी है कि लगे हुए आधा दर्जन प्रदेशों में कहीं भी धान का उतना दाम नहीं मिल रहा है जितना छत्तीसगढ़ में है। हाथी क्यों आते हैं दूसरे प्रदेशों से यहाँ? क्योंकि यहाँ जंगल ज़्यादा है। नहीं, माफ करिए, हाथी यहाँ के स्थायी निवासी हो चुके हैं। हाँ, पिछले 20-22 सालों में हाथी अब स्थायी निवासी हैं। हाँ, तो बहरहाल अपन हाथी को छोड़ के धान पे लौटते हैं। मेरा ये मानना है कि पिछली बार कांग्रेस की जीत जो है वो धान के खेतों में घोषणा पत्र नाम का एक रोपा लगाया गया था, उससे 1.5-2 महीने में जो 45 दिन में जो धान होता है उस किस्म से ये जीत खड़ी हो गई थी, जीत उग गई थी। घोषणा पत्र बोया और जीत उगी, ऐसा हुआ था। 2 चीज़ों को लेकर, एक धान खरीदी अपन पर्याप्त बोल चुके हैं उस पर, दूसरा कर्ज माफ़ी, किसान की कर्ज माफ़ी। गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी आरपीएन सिंह जी, थे शायद, अब जो भाजपा में हैं। अब जो भाजपा में हैं, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए गंगा जल लेके कसम खाई थी कर्ज माफ़ी के लिए। और कांग्रेस ने, कैबिनेट ने, भूपेश बघेल की कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया था वो कर्ज माफी का था। शायद 1 दिन के भीतर ही लिया था, पहले ही दिन लिया था, उसी दिन लिया, पहले ही दिन शपथ जिस दिन पहले ली ही उसी दिन। शायद 11,000 करोड़ करीब का इससे बोझ आया था राज्य के ऊपर। पहला फैसला इतना महंगा कम लोग लेते हैं, लेकिन इस सरकार ने लिया था। मैं कांग्रेस के प्लस पॉइंट गिना रहा हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस प्रवक्ता से ज़्यादा बढ़ के बोलते हुए दिख रहा हूँगा अभी आपको। ये 2 हो गया। तीसरा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कांग्रेस ने जो किया है, जिसकी कामयाबी कितनी है इसकी अकाउंटेबिलिटी अभी कुछ नहीं है, अकाउंटिंग नहीं हो पाई है उसकी, सोशल ऑडिट नहीं हो पाया। लेकिन जो जानवरों को लेके, गौठान को लेके, गोमूत्र खरीदने को लेके, गोबर खरीदने को लेके, महिलाओं के स्व सहायता समूह बना के वो खाद बना रही हैं, उस खाद को सरकार के ही विभाग और एजेंसी खरीद रहे हैं। किसानों को भी दिया जा रहा है। वो किसानों को ज़बरदस्ती देने की भी बात होती है कि किसानों को अगर ये नहीं खरीदेंगे तो इनका धान नहीं खरीदा जाएगा, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन मुझको पहले का याद है कि किसानों को रासायनिक खाद भी ऐसे ही बेचा जाता था। रमन सिंह के समय में भी जैविक खाद के नाम पे, बायो फर्टिलाइज़र के नाम पे कंपनियों के बनाए हुए खाद ऐसे ही चेपे जाते थे। आपको अगर अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई याद हो तो बाल भारती, जो कि इसेंशियल किताब रहती थी, अनिवार्य किताब, उसके साथ पहाड़ा खरीदना जरूरी रहता था, क्योंकि बाल भारती के बिना पढ़ाई हो नहीं सकती। तो ठीक उसी तर्ज पे राज्य सरकार ने रासायनिक खादों के साथ जो है, नहीं, रासायनिक खाद नहीं, धान खरीदी के साथ में जोड़ दिया कि आपको ये खाद खरीदना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी से अगर कुछ लेना है आपको और धान बेचना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये सो कॉल्ड जैविक खाद जो है जरूर लें। सो कॉल्ड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़े इलाके में किसानों ने ये शिकायत की है कि खाद के नाम पे उनको कुछ भी दिया जा रहा है। सूखा गोबर है, मिट्टी है, इसमें भी नया नहीं है। मैं रमन सिंह के 15 साल भी यही देखते आ रहा हूँ। यानी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बिल्कुल ही नहीं हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो बतला रहा हूँ मैं आपको। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, खेती से परे की भी, वो कांग्रेस की एक उपलब्धि है कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत सारा पैसा गया है। हाँ, पैसा बहुत गया है, पैसा बहुत गया है। मुझको लगता है कि 900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो है, हाँ, वो सरकार ने अपनी तरफ से दी है। हाँ, 200-300 करोड़, 200 या 225 करोड़ रुपए का जो है गोबर बेचने वाले किसानों को वो किया गया और है। मुझको हमेशा का याद है, जोगी के समय का, रमन सिंह के समय का हमेशा का याद है। खाद चेपी जाती थी किसानों को ज़बरदस्ती। वो कंपनियां जो हैं वो लॉबिंग करती थी सरकार में, उन कंपनियों की खाद बिकवाई जाती थी, केमिकल खाद भी बेचते थे।
बायो फर्टिलाइजर के नाम पे, जैविक खाद के नाम पे खराब बीज की खबरें हम लोगों ने खूब छापी हैं। ये अनंत काल से चले आ रहा है। ये भ्रष्टाचार, किसान की बेबसी जो है उसका फायदा सभी सत्ता उठाते रही है। आज अगर शिकायतें हैं, उससे ज़्यादा शिकायतें अभी मुझको नहीं दिख रही हैं, अगर मैं कांग्रेस के पक्ष की बात देखूं तो। जी, ये एक बात हुई। दूसरा एक बड़ा मुद्दा मुझको लगता है वनोपज खरीदी का। एक आंकड़ा मोटा सा मुझको कुछ समय पहले का याद है कि हिंदुस्तान का 17% जंगल छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पे वनोपज जो खरीदी जाती है ये शायद 70% खरीदी जाती है। हो सकता है आंकड़ा ऊपर नीचे। जंगल ज्यादा है, जंगल जो है वो 40% के आसपास जो है। हिंदुस्तान के जंगल का 40% यहाँ नहीं है। छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के कुल जंगल का 17% छत्तीसगढ़ में है जी। और हिंदुस्तान की कुल वनोपज खरीदी की 70% छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा। लगभग यही आंकड़ा रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी था। हाँ, लेकिन अभी एक छोटा सा फर्क है। ये फर्क ये है कि इस सरकार ने वनोपज के दाम कुछ बढ़ाए हैं, समर्थन मूल्य उसमें चीजों को जोड़ा है। पहले खरीदी जो है कम चीजों की होती थी, कम वनोपज की सरकार का क्लेम ये है कि हम 64 तरह की चीजों को खरीद रहे हैं। 64 तरह की चीजें, जिसमें इमली है, हर्रा है, बेहरा है, फलाना है, तेंदुपत्ता तो था ही हमेशा से। इनके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं है कि 64 चीजों में जो है कितनी खरीदी हो रही है। लेकिन इसका कोई पर्दाफाश भी किसी पार्टी ने नहीं किया है कि ये आंकड़े झूठे हैं, 64 किस्म का नहीं खरीद रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जिस चीज़ का पर्दाफाश बीजेपी ने नहीं किया है उसमें कुछ हद तक तो काम हो रहा होगा। तो लघु वनोपज संघ जो खरीदी कर रहा है उससे मेरा मानना है कि एक आदिवासी को शायद 8,000 रुपया साल अगर मिलता रहा होगा पहले, तो अभी 10-11 हज़ार रुपया साल, 12,000 रुपया साल मिल रहा है। ये फ़र्क बोलने वालों को मैंने देखा, कुछ दिल्ली के अखबार वालों ने लिखा था कि कुल 2,500 से 4,000 तक का फ़र्क पड़ा है साल भर में उनको। मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूँ कि 8,000 था वो 12,000 मिल रहा है, 1.5 गुना हो गया है। उस आदिवासी के नज़रिए से देखें तो वो 1,000 में नहीं है, वो गुना में है, 1.5 गुना का फ़र्क पड़ गया। तो मेरा ये मानना है कि वनोपज इकट्ठा करने वाले आदिवासी को ये एक फायदा मिला है। तेंदु पत्ता की कीमत 2,500 थी, उसको 4,000 रुपए किया गया। 4,000 रुपया, हालांकि उसके वॉल्यूम, खरीदी का वॉल्यूम जो है कम कर दिया गया है। कम इसलिए कर दिया है कि तेंदु पत्ता का उतना उठाव नहीं है देश में, बीड़ी का चलन कम होते चल रहा है, तो तेंदु पत्ता की टोटल खपत कम हो रही है। तो बेहतर क्वालिटी का तेंदु पत्ता कम इकट्ठा हो, ज़्यादा दाम पे बिके। दूसरा संघर्ष भी है कई इलाकों में, बस्तर के कई इलाकों में, राजनांदगांव के इलाके में ऐसे कई मामले आए हैं जब आदिवासियों ने अपनी समिति बना के उसको बेचने की कोशिश की। हाँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर रोक लगाई। हाँ। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, हाँ। उसके खिलाफ जाके रोक लगाई। वो मामला भी अच्छा। हाईकोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा, बहरहाल तो एक तो मुझको लगता है वनोपज कि आपने, धान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वनोपज, यहाँ तक हम आ गए। अब एक दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी भत्ता। ये पहली बार दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता। हालांकि इसमें नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी शायद 0 कुछ फीसदी रह गई है, लेकिन काफ़ी संख्या में बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं हैं। लगभग 18 लाख के आसपास। बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं हैं। 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में लगभग 18 लाख युवा बेरोजगार जो है वो पंजीकृत हैं। लेकिन दो चीज़ें होती है, पंजीकृत को नौकरी कहीं खुद के कोशिश से भी लग गई है तो वहाँ से नाम अपने आप नहीं हटता। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग नाम दर्ज कराते भी नहीं, वहाँ पे उनका भरोसा नहीं रहता कि रोजगार ऑफिस से कुछ होगा। जो भी हो, एक बेरोजगारी भत्ता इस सरकार ने चालू किया है, उसके साथ कुछ एक शर्तें हैं कि 2 साल से आप पंजीकृत बेरोजगार होना चाहिए। जब ये फैसला आया तो लोग तो पिछली तारीख पे तो 2 साल पहले अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकते थे। फ़ायदा इसका सीमित लोगों को मिल रहा है, लेकिन चालू हो गया है। और मेरा ये मानना है कि वेलफेयर इकोनॉमी की जितनी स्टेट्स हैं, इनमें अगर जनता के कल्याण का कुछ चालू होता है तो वो बंद कभी नहीं होता है। आप तेंदुपत्ता देख लीजिए, बिजली की रियायत देख लीजिए, पीडीएस देख लीजिए, जिस मुख्यमंत्री ने भी चालू किया हो वो बंद कभी नहीं हुआ है, एक भी वेलफेयर बंद नहीं हुआ है। तो ये बेरोजगारी भत्ता जो है कुछ हद तक कांग्रेस का साथ देगा।
इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा है जो कांग्रेस के खिलाफ है, पीएससी का। मैं उस पर भी बोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं खिलाफ वाले हिस्से में बोलूंगा जी। तो मैं उसको अनदेखा नहीं कर रहा हूं। जो लोग देख रहे हैं उनको ये ना लगे। आपने बहुत तथ्यात्मक बातें कर ली, मुझको अब थोड़ी राजनीतिक बात आप कहें। अब ये है, मुझको लगता है कि भूपेश बघेल ने जिस अंदाज में 5 साल सरकार और पार्टी दोनों को चलाया है, ये अभूतपूर्व है। जोगी जरूर बड़े एक्टिव चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन भूपेश बघेल उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर किलोमीटर्स देखें तो ये ज़्यादा सफ़र किया होगा, इन्होंने ज़्यादा कार्यक्रमों में गए होंगे, एक एक दिन में 5-5, 6-6 कार्यक्रमों में जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन से उनका चुनाव अभियान चालू हो गया था, जिसका फायदा उनको अभी मिलेगा। लेकिन ये चुनाव अभियान केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं था। असम का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं उस पे आने वाला था, थोड़ा सा आगे जाके मैं उस पे भी आने वाला था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल कहाँ खड़े हैं। तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सही बात है। फिर मुझको एक मुद्दा लगता है कि आज बिहार की जाति जनगणना के बाद जिस तरह से ओबीसी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना है, बहुत बड़ा जी। कई लोगों को लग सकता है कि मैं ये जाति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि मैं धरती पे जिस अनुपात में ये मुद्दा है, मैं उसी अनुपात में बोल रहा हूँ। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। मुझको व्यक्तिगत रूप से ओबीसी आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होना है। मैं एकदम ही खालिश अनारक्षित तबके का हूँ, लेकिन मैं इस हकीकत को नहीं भूल रहा हूँ कि भूपेश बघेल ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी तबके से आए हुए मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं वो लगातार। और बिहार के बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर, सोनिया और राहुल दोनों ने पार्लियामेंट में जाति जनगणना की बात उठाई, दोनों ने उठाई। राहुल गांधी उसके बाद से लगातार बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी कांकेर आकर बोल कर गई। राहुल ने कल या परसों चारों कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को बैठाकर ये कहा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने चालू करने की घोषणा कर दी जाति सर्वे की। मुझको लगता है कि ओबीसी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा देश की आने वाले कई चुनावों में। मुख्यमंत्री ने तो 2019 में घोषणा की थी आरक्षण का जो पूरा पैमाना है उसको बदलने की और उन्होंने जो है ओबीसी आरक्षण जो है लगभग दुगना कर दिया था। हाँ, दुगना कर लेकिन दिया। वो अभी अदालत में पड़ा हुआ है, मामला उलझा हुआ है। मैं इसके ऊपर भी आता हूं। जो आप कह रहे हैं ये बड़ा दिलचस्प मामला है, इसको समझने की जरूरत है। एक नया सा शब्द मुझको पहली बार सुनने मिला छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्वांटिफिएबल डाटा। जी। जातियों का क्वांटिफिएबल डाटा, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने कैमरों के सामने उसको हेड काउंट कहा। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में हेड काउंट करवाया है। उनसे जब सवाल किया गया कि आपने इसके आंकड़े क्यों उजागर नहीं किए, तो उन्होंने उसके जवाब में एक सवाल किया कि क्या आपको भरोसा नहीं है क्या कि छत्तीसगढ़ में 43.5% ओबीसी हैं। लेकिन सरकार का डाटा है, जनता के पैसे से किया हुआ सर्वेक्षण है। हाँ। तो ये तो सार्वजनिक होना चाहिए था। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है, ये क्वांटिफिएबल डेटा जो है जातियों का और पिछड़ी जातियों का ही हुआ है। ये मेरे पास अघोषित रूप से उपलब्ध है वो रिपोर्ट, लेकिन अभी घोषित नहीं की है सरकार ने। वो रिपोर्ट जो है राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भेजा 27% ओबीसी आरक्षण का, वो राजभवन में जाके पड़ा हुआ है। राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण उस पर मांगे, जिनमें ये भी एक था कि क्वांटिफिएबल डेटा दीजिए, और भी थे। उसकी भाषा चिट्ठी की कुछ और रही होगी जी। लेकिन कुल मिला के राज्यपाल ने उसको मांगा और सरकार ने उसको नहीं दिया है अभी तक। मेरे लिए ये थोड़ी बात अटपटी है। मेरे हिसाब से अगर 43.5% ओबीसी आ रहे हैं उस सर्वे में छत्तीसगढ़ में, तो इसको क्यों नहीं घोषित किया सरकार ने? क्यों राज्यपाल को इसको नहीं दिया? क्या इसी की वजह से आरक्षण विधेयक राज्यपाल का दस्तखत नहीं पा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन मैं उसके राजनीतिक पहलू पे आता हूं। चूंकि आपने कहा कि राजनीतिक बात करूं, मैं राजनीतिक बात यह है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, और जब तक अविभाजित मध्य प्रदेश रहा, ये हिस्सा रहा उसका,
तब तक शायद पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से भी, जितना मुझको याद पड़ रहा है, ये पहले ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। राज्य अलग होने के बाद में उमा भारती जरूर वहाँ पे बनी और लोग बने, शिवराज सिंह हैं वहाँ पे, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई, जो 6 चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ से बने, सारे के सारे उसमें ठाकुर, बामन और एक आदिवासी थे सारंगढ़ के, राजा नरेश छत्तीसगढ़ से चंद्र। चुनाव जीतकर बनने वालों की संख्या 9 है शायद, मुझको अगर ठीक याद है ऐसा, हाँ। तो ओबीसी मुझको उसमें पहला याद पड़ते हैं भूपेश बघेल, और जी, राज्य जी। बनने के बाद तो हमको याद है जोगी। अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद 15 साल तक रमन सिंह। मैं अभी जोगी के जाति पे जाना नहीं चाहता, हमारा 40 मिनट पूरा उसी में निकल जाएगा जी। कोई अदालत भी आज तक जोगी की जाति तय नहीं कर पाई, तो हम क्यों अपना समय डालें। लेकिन भूपेश बघेल ये पहले ओबीसी सीएम है तथ्यात्मक रूप से, और तो कोई नहीं निकल सकता इस 20-23 साल में। अब ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं ये। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़िया संस्कृति को, जो रीजनल स्थानीय संस्कृति को जो गौरव देने का जो काम किया है भूपेश बघेल ने, उसके महिमा मंडन का जो काम किया है कि भौरा भी चला रहे हैं, गिल्ली भी मार रहे हैं, गेड़ी पे भी चढ़ रहे हैं, वो गाय को अपने हाथ से गुड़ खिला रहे हैं, तो सोटा मार रहे हैं। मैंने तो देश में दूसरा कोई सोटा खाने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं देखा। दूसरा भी कोई मारता है शायद सोटा उनको हर साल। उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को केंद्र में ला दिया इस प्रदेश में। ऐसा नहीं कि जोगी और रमन सिंह छत्तीसगढ़िया नहीं थे, जोगी की जात कुछ भी रहे, रमन सिंह चाहे ठाकुर रहे, थे दोनों छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ में पैदा लोग थे ये। लेकिन भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया है, महिमा मंडन जो उसका किया है वो अद्भुत है। वो भूख तक को ग्लोरीफाई कर दिया उन्होंने, बासी तक को। उन्होंने बासी को जिस तरह से किया है, मैं देख के हक्का बक्का हूं उसको, कि मजदूरों का खाना जो बासी है, गरीब का खाना जो बासी है, उसको उन्होंने मजबूरी का भी खाना है, हाँ, उसको मजदूर दिवस के दिन उन्होंने उसको खाकर, और सारे आईएएस आईपीएस अफसर, नेता, मंत्री वो बोरे बासी खा रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल छाया हुआ सोशल मीडिया पर। हालांकि पिछले कुछ सालों से, हालांकि जब मैंने ये बात कई संपन्न तबके के लोगों से कही, तो उन्होंने कहा कि बोरे बासी केवल मजदूर नहीं खाते हैं, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमारा 200 एकड़ जमीन है, लेकिन बोरे बासी हमारे घर में हम लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं। शौक से खाना बिल्कुल डिफरेंट मामला है, लेकिन झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में मूल रूप से, और छत्तीसगढ़ में भी ये मूल रूप से गरीबों का खाना है। अगर ये खाना इतना ही बेहतर है तो सारे लोगों को साल के 365 दिन भोजन में शामिल कर लेना चाहिए, अगर ऐसा है तो। लेकिन मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बीच में फोकस में लाने की उनकी जो कोशिश है, ये उस कोशिश के तहत ये उसी का एक हिस्सा है जी। अब बोरेबासी मैं और आप खाएं ना खाएं, छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने खाया उसको, और फेसबुक पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। उड़ीसा में बहुत आम है ये, पखाल भात जो है बहुत आम है, बासी भात जो है वो झारखंड बिहार में बहुत आम है। तो ये एक बात मुझको लगता है कि ये भूपेश बघेल के पक्ष में जाएगी, पूरी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को, पूरी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को। यानी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें मोटे तौर पर, जो 16%, जो 13% के करीब यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी है, जो 32% आदिवासी आबादी है, वो भी है छत्तीसगढ़ी। और दूसरा ये है कि मैदानी इलाकों के छत्तीसगढ़ी संस्कारों को भले वो न मानते हों, लेकिन इसके करीब हैं वो। दलित तो हैं ही यहाँ पर, करीब इसी मैदानी इलाके में है अधिक वो। तो ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति जो है, इसका फायदा मुझको लगता है, स्वाभिमान, छत्तीसगढ़िया अस्मिता, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, ये इसका उसको बहुत मजबूती दी उन्होंने। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी जी, ये एक मेरा मानना है। अब इसके बाद में जल्दी मैं चलता हूँ थोड़ा सा, नक्सल हिंसा, जो बस्तर की नक्सल हिंसा दिग्विजय सिंह के समय से चली आ रही है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से, रमन सिंह के समय तो अपार हिंसा थी। आपको ध्यान होगा झीरम की घटना, जिसमें कांग्रेस ने अपनी
तमाम लीडरशिप खो दी थी। 65 76 जवान हमारे मारे गए 76 थे। जवान, एक सीआरपीएफ के 76 जवान एक हमले में मारे जा रहे हैं, 35-45 किसी और में मारे जा रहे हैं। हमारे दोस्त विनोद चौबे, वो एसपी थे राजनांदगांव के, वो एक नक्सल हमले में शहीद हुए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े शरीफ अफसर थे, वो गिने चुने शरीफ अफसरों में से थे, वो शहीद हुए। ऐसी अपार नक्सल हिंसा थी यहाँ पे। मेरे अमेरिका के एक दोस्त की बेटी छत्तीसगढ़ में आके बस्तर में रह के 2 साल पीएचडी का फील्ड वर्क करना चाहती थी, अमेरिकन थी। वहाँ से मेरे दोस्त ने फ़ोन करके गिड़गिड़ा के मुझको कहा कि इसको किसी तरह से समझाओ कि ये वहाँ न जाए, नहीं तो 2 साल हम सो नहीं पाएंगे। दुनिया की नज़रों में ये खतरा था छत्तीसगढ़ में कि एयरपोर्ट पे उतरते ही गोलियां इधर उधर से सनसनाते हुए निकलेगी, जैसा गाज़ा में या इजराइल में अभी हो रहा है। ऐसा कुछ माहौल था यहाँ का। ख़त्म हो गया है वो माहौल। अभी हिंसा जो है, नक्सल हिंसा बहुत कम हो गई है। आप भी देख रहे हैं, आप तो पहले की तुलना में बहुत पहले कम के हुई तुलना है। में हम तो तुलनात्मक ही बात कर सकते हैं, कम हुई है। तो नक्सल हिंसा बहुत कम हो गई है। पिछले 4.5 साल का जो आंकड़ा है राज्य सरकार का कि जनवरी 2019 से 15 जून 2023 तक का जो आंकड़ा है, उसमें शायद 134 जवान हमारे मारे गए हैं इन 4.5 साल के कार्यकाल उसके में। पहले के 15 साल देखेंगे तो एक भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने कम मारे गए हों। बिल्कुल, शायद हर साल इससे ज्यादा लोग मारे गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आंकड़ा तो थोड़ा कम ज्यादा, किसी साल ज्यादा किसी साल कम होगा। बिल्कुल। तो नक्सल हिंसा में कमी हुई है। मैं अभी बस्तर के दूसरे नेगेटिव मुद्दों पे नहीं जा रहा हूं, उसके लिए हम फिर आगे बात कर रहे हैं। नक्सल हिंसा में कमी, मैं इसको एक कामयाबी मानता हूं जी। हालांकि मैं इसको नाकामयाबी भी मानता हूं कि नक्सलों से कोई पीस टॉक नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन ठीक है, उसको अलग हम बात करते हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की थी इस बारे में। अब मैं 2-3 चीजें और गिनाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि राज्य सरकार के सभी तरह के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, जो मितानिन जैसे वर्कर्स हैं, जो पूरे कर्मचारी नहीं है, मेहनताने पर काम करते हैं, इनमें से बहुत सारे तबकों को, हर तबका नहीं कहता मैं, बहुत सारे तबकों को कोई ना कोई बेनिफिट मिला है। किसी का वेतन बढ़ा, किसी को महंगाई भत्ता मिला, किसी को मेहनताना बढ़ा, किसी की सहूलियतें बढ़ी, कुछ लोगों को अनियमित से शायद नियमित किया गया होगा, बहुत सारे होंगे जो अभी नियमित नहीं हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी हम जब प्लस पॉइंट गिन रहे हैं कांग्रेस के, तो मेरा ये मानना है कि लाखों कर्मचारियों को, शायद 4-5 लाख कर्मचारियों को तरह तरह के फायदे दिए गए, जिनमें से एक बहुत बड़ा फायदा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम वही है जिसके बारे में मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक एडवाइज़र मोंटेक सिंह एहलूवालिया, हालांकि मनमोहन सिंह खुद इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष, उनके दाएं हाथ जो थे मनमोहन सिंह के, मोंटेक सिंह एहलूवालिया ने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है देश को डुबा देगी, देश को ख़त्म कर देगी, चौपट हो जाएगा देश, ये उन्होंने कहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जाते जाते और मनमोहन सिंह ने आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल चुनाव के और पहले से यह घोषणा की हुई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। इसकी आर्थिक लागत कितनी होगी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर वीरेंद्र पांडे जी को इंटरव्यू किया था, जो कि अपने समय में छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उस नाते उनकी वित्त की कुछ स्टडी है। उनका कहना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम डुबा देगा, प्रदेश को डुबा देगा, देश को डुबा देगा जो इसको चालू करेगा। लेकिन हिमाचल चुनाव के पहले यहाँ घोषणा हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी कि हमारे राज्य का जो पैसा कर्मचारी पेंशन का केंद्र सरकार के पास है उसको वापस करो। वो पैसा आया नहीं है, अभी मुद्दा बना हुआ है वो ओल्ड पेंशन स्कीम का। इससे क्या नफ़ा नुकसान होगा, क्या 90%, 95% बाकी आबादी के हितों की कीमत पर 5% कर्मचारियों को ये देना ठीक है, नहीं ठीक है, मैं उतना नहीं जानता हूँ, अर्थशास्त्री नहीं हूँ। लेकिन भूपेश बघेल की पार्टी के ही प्रधानमंत्री इसके सख्त खिलाफ थे,
सख्त खिलाफ थे। आज भी कांग्रेस के कुछ एक नेता इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब एक एक करके कांग्रेस के हर राज्य ने घोषणा कर दी है, शायद ओल्ड पेंशन स्कीम जी। तो पार्टी प्रोग्राम हो गया है। और हिमाचल में खासकर जरूरी इसलिए था कि हिमाचल में कोई स्थानीय कारोबार, स्थानीय रोजगार नहीं है। वहाँ के लोग बड़ी संख्या में नौकरी करने पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में, दूसरी फोर्सेस में जाते हैं हिमाचल से। उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ी चीज़ थी। कांग्रेस जीत गई वहाँ पर चुनाव। तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के दूसरे फायदों के साथ साथ कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम कम बड़ा नहीं है। अगर कर्मचारी अपना कैलकुलेट करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में उनको क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, तो भूपेश बघेल से बंध जाएंगे। हालांकि ये कितना बड़ा बोझ है, ये 95% बाकी जनता को पता लगेगा, 95-97% बाकी जनता को तो बिदक भी जाएगी। लेकिन भाजपा ये आंकड़ा गिना नहीं पा रही है। मोदी सरकार खिलाफ है ओल्ड पेंशन आप स्कीम भाजपा को के। याद दिला रहे हैं। अब मैं कोई पेमेंट मुझको भाजपा नहीं कर रही है, लेकिन मैं हैरान होता हूं भाजपा के ऊपर। भाजपा के बारे में मेरी बहुत सारी हैरानी आगे आएगी सामने। जी। तो एक ये हो गया, कर्मचारियों के काम के दिन जो है, सरकारी कर्मचारियों के काम के काम दिन जो के है वो दिन कम कर दिए, काम के सरकार दिन ने। कम कर दिए, कई छुट्टियां सालाना बढ़ा दी कैलेंडर गई। में जोड़ दी। जी। काम के दिन 26 दिन कम हुए हैं जी। कर्मचारी, 1 महीना, यानी पहले जितना काम करते थे उससे 1 महीना और कम काम कर रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ एडिटोरियल भी लिखा था। सरकार में जिन तो ये लोग सरकार के पक्ष में जाएगा, भूपेश सरकार के पक्ष में, या कर्मचारियों के वोट की शक्ल में, कर्मचारियों के परिवारों की शक्ल में पक्ष में जाएगा। लोग जो हैं अपने को होने वाले इनडायरेक्ट नुकसान को नहीं देख पाते। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट नुकसान, ओल्ड पेंशन स्कीम एक मजदूर के जेब पे भी बोझ रहेगा, वो मजदूर नहीं समझ पाता है। ये विपक्ष का जिम्मा रहता है उसको समझाना, जो कि हमारे यहाँ पिछले 4.25 साल से नहीं है। अपन उसके बारे में आगे बात करते हैं। 2-3 और मुद्दे रह गए हैं जिसको मैं गिनाता हूँ। छत्तीसगढ़ रेलवे का एक बड़ा मुख्यालय है, बड़ा यहाँ पर रेल का कारोबार है। ACCR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, खनिज के लिए, कोयले के लिए और मुसाफिरों के लिए भी। और मुंबई दिल्ली ट्रैक की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से सैकड़ों रेलगाड़ियाँ चलती हैं। इसमें हालत यह है कि पिछले 3 साल 4 साल का तो मुझको याद है, हर दिन मैं केवल यही देखता हूँ कि कितनी रेलगाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं। आज 12 कैंसिल हो गई, कल 35 कैंसिल हो गई। 2 साल में 67,000 गाड़ियां जो हैं वो कैंसिल हुई। 65,000 67,000 ऐसी कैंसिल हो गई। हमारे आपके मित्र वकील सुदीप श्रीवास्तव जी इसके खिलाफ PIL लेके कोर्ट में गए हुए। मेरे मोहल्ले के जो भाजपा पार्षद हैं वो कैंसिल हुई गाड़ियों की लिस्ट की फोटो खींच के उसको वार्ड के लोगों को भेजते हैं सहूलियत के लिए, कि इसमें से किसी गाड़ी के लिए चले मत जाना, कहीं स्टेशन पे कैंसिल हो गई है। कैंसिल 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 लिस्ट ऐसी रोज आती है, रोज उसका फोटो खींच के लोग एक दूसरे को भेजते हैं। मेरा मानना है कि ये बात कांग्रेस के पक्ष में जाएगी छत्तीसगढ़ में, कि रेल मुसाफिर जो हैं वो एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं। कौन सी ट्रेन आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कब गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो MST लेके लोकल ट्रेनों में रोज यात्रा करते थे, आना जाना करते थे, पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नौकरी के लिए, सामान बेचने के लिए। उन सबका रोजगार धंधा सब कुछ चौपट हो सब चुका है। चौपट हो गया। मैं आपको बतलाता हूं, मेरे बिलासपुर ब्यूरो चीफ अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। उन्होंने मुझको कहा कि रेलगाड़ियां है नहीं, मुझको मजबूरी में परिवार सहित फ्लाइट से जाना पड़ रहा है। मैं जानता हूं भारी पड़ता है, एक अखबार नवीस को सस्ता नहीं पड़ता परिवार सहित विमान से जाना। उनको जाना पड़ा क्योंकि रेलगाड़ियां है ही नहीं। चारों तरफ कैंसल है सारी रेलगाड़ियां, केवल कोयला गाड़ी चल रही है। ये नौबत क्यों आई है? जिस देश में रेलगाड़ियों का जाल बिछाया गया। बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। मैं उस बुलेट ट्रेन को तो देख नहीं पा रहा हूं। 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। गाड़ियों की दुर्गति दिखाई पड़ रही है। लेकिन गाड़ियों की दुर्गति मुझको दिखाई पड़ रही है। जो फास्ट ट्रेन, वंदे भारत, क्या क्या नाम से जो चल रही है नई गाड़ियां, वो किसके काम की हैं? उसमें न मजदूर जा सकते, न टिफिन वाले लेके जा सकते, न छात्र उसमें जा सकते।
उनमें टिकट लंबे दूरी की मिलती है, उनमें भाड़ा ज़्यादा है, वो छोटे स्टेशनों पे रुकती नहीं है, वो महानगरों के बीच चलती है। इस ट्रेन में रेलवे को कहा जाता था कि ये एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को मोदी सरकार ने चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो आंकड़ा आप बतला रहे हैं 65 या 67 हज़ार ट्रेनों के कैंसल होने का, आप कल्पना कीजिए कि कहाँ तो सरकार ट्रेन चालू करती थी लगातार। आज केवल प्रधानमंत्री के शुरू करने के लिए कुछ वंदे भारत शुरू होती है बीच बीच में, बाकी सब बंद हो रही हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा इस देश का रेलवे का पूरा तबाह हो गया है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लोग अगर लोगों को, जनता को इस बात को याद दिला सकेंगे, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। मैं तो किसी कॉन्फ्रेंस में बुलावे पे प्लेन से चले जाता हूँ, अपने जेब से तो नहीं खरीदता हूँ टिकट, लेकिन ट्रेन में जाने वाले जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। लोग राखी भाई दूज को भी ट्रेन पे नहीं जा पाते, होली दिवाली भी ट्रेन पे नहीं जा पाते, कोई ठिकाना नहीं है ट्रेनों का। और जब ट्रेनें बंद होती हैं तो जो नहीं दिखता है वो बतला रहा हूँ मैं आपको। हर ट्रेन के हर स्टॉपेज पे सैकड़ों फेरी वालों को, बेचने वालों को, कुली को रोज़गार मिलता है। ये इनडायरेक्ट रोज़गार है रेलवे का। ये पूरा का पूरा चौपट हो गया है। आज कोई समोसे बनाने के लिए आलू उबाल के रखा हुआ है, पता लगता है ट्रेन कैंसिल हो गई, वो किसको बेचेगा? वो शहर जाके तो बेच नहीं सकता किसी को। ये तबाही जो है ये अभी चर्चा में नहीं आ रही है, कांग्रेस भी इसकी चर्चा नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस को कोई सुझाना मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं एक दो प्रदर्शन किए हैं बिलासपुर शहर में, छोटा मोटा, जी जी, लेकिन स्टेशन पे जाके इन लोगों से बात करके उनके वीडियो वायरल करे, ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा है कांग्रेस का। आप ज़्यादा बारीकी से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब मैं आखिरी के दो मुद्दों पे आ रहा हूं। एक मुद्दा है हिंदुत्व का, जो भूपेश बघेल की सरकार और उनके मातहत कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के लिए वो सब कुछ किया जो उनके लिए मुमकिन था और जो उनके लिए मुमकिन नहीं भी था, जो अब तक बीजेपी का एजेंडा हुआ करता था। हाँ, बीजेपी वाले जो हैं अब घनघोर निराश हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा इस बात को कि भूपेश बघेल ने हमारे लिए हिंदुत्व के मुद्दे में कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा हमारा पूरा झोला उठा के हमारा चले गया है भूपेश बघेल। यानी आप उधर राम का मंदिर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, चाहे जो उसकी वाहवाही ले ले, वो तो सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने उस अयोध्या में मंदिर बनाने का कहा। बिल्कुल, और मैं उससे जोड़ के नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद उसमें से एक जज जो हैं राज्यसभा में भी पहुंचे, आपने देखा होगा, याद भी होगा आपको। तो वो तो कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना रहे हैं। यहां भूपेश बघेल ने राम की मां कौशल्या का जो मंदिर पहले से था, उसका जीर्णोद्धार किया। उस मंदिर का जो, उसको जीर्णोद्धार बोलना गलत होगा, उस मंदिर को भव्य तीर्थ जैसा बना दिया है। जिस तरह से राम की बड़ी सी प्रतिमा बनी है, जगह जगह लगाई जा रही है, प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा राम प्रतिमा हो गई यहाँ पर। जिस तरह से राम वन गमन पथ बन रहा है, जिस तरह से आदिवासी इलाकों में जहाँ पर राम की संस्कृति नहीं रही है, जहाँ लोग राम को नहीं मानते, वहाँ भी राम वन गमन पथ चले गया है। लोग इससे सहमत हैं, सारे लोग ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल जी के पिताजी जो हैं नंद कुमार बघेल जी, वो इससे असहमत भी हैं। वो हिंदुत्व की ऐसी सोच के खिलाफ हैं और जाहिर तौर पे वो सार्वजनिक रूप से बोलते हैं इसके खिलाफ, वो राम के खिलाफ भी बोलते हैं। खैर मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग असहमत हैं। अभी आपको ध्यान होगा, हमने इंटरव्यू किया था मनीष कुंजाम का, भूतपूर्व विधायक और वर्तमान प्रत्याशी, और कुछ लोगों के कहे मुताबिक भावी विधायक भी। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं मनीष का, लेकिन जो चर्चा है वो बतला रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि हमारे आदिवासी इलाके में राम का कोई कल्चर नहीं रहा, वहाँ पे रामायण तो ये तो वो मुकाबला, ये सब का विरोध हुआ है, उन्होंने कहा। लेकिन भूपेश बघेल ने इन लोगों की, आदिवासियों की नाराजगी की कीमत पर भी हिंदुत्व को जिस हद तक छत्तीसगढ़ में बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने गाय, जो कि हिंदुओं की पवित्र पशु बोलना गलत होगा, माँ मानते हैं, मैं सावरकर की भाषा में पशु बोल रहा हूं उसको, अपने लिए सेफ स्पेस जो है बना लिया है।
मैं सावरकर की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं और पशु बोल रहा हूं गाय को। भूपेश बघेल जी और भाजपा की भाषा में वो पवित्र माँ है गाय, उसका मूत्र, उसका गोबर जिस तरह से भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसको जोड़ा है, उसकी कामयाबी नाकामयाबी अलग हो सकती है, लेकिन आरएसएस ने एक बड़ी कोशिश की है आरएसएस ने तारीफ की है उनके इस कोशिश की। जी। तो हिंदुत्व को लेके और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बार बार उसको अलग अलग मुद्दों पे बोले हैं। हिंदुत्व भूपेश बघेल का एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा कामयाब मुद्दा है। ये एक निहायत अलग बात है कि कितने फीसदी लोग इससे प्रभावित होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी जातियों के जानकार से बात कर रहा था कि जो सवर्ण हिंदू जिनको ये ज़्यादा प्रभावित करेगा, वो सभी तरह के सिंधी, गुजराती और जो यहाँ की जो जातियाँ हैं उनके सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जितने सवर्ण हैं, ये सब मिला के करीब 8-9% ही हैं छत्तीसगढ़ की आबादी के, जिनको ये प्रभावित कर सकता है हिंदुत्व का मुद्दा। बाकी जो है वो हिंदुत्व के इस आक्रामक तौर तरीके की ज़रूरत नहीं है उनको, न आदिवासियों को, न दलितों को, ओबीसी को भी शायद नहीं होगी, क्योंकि ओबीसी के पास अभी राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं। लेकिन धार्मिक मुद्दे सबको लुभाते हैं। दलितों का एक बड़ा तबका जो है हो वो सकता अभी धर्म के उसमें है। मैं एक नास्तिक के रूप में मुझको मानने में कोई हर्ज नहीं है कि धर्म की समझ मेरी थोड़ी कम है, तो मैं अंदाज नहीं लगा पाता हूँ कि कोई आक्रामक धर्मांधता को या आक्रामक धार्मिक मुद्दों को किस तरह से लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, किस तरह से उससे खुश हो जाते हैं, मैं नहीं सोच पाता हूँ। मेरी समझ वहाँ थोड़ी सी कमज़ोर है अपनी व्यक्तिगत आस्था अनास्था की वजह से। इन मुद्दों को अभी हम विराम देते हैं। एक मुद्दा आखिरी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनको किस तरीके से आप देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी है उनका चेहरा? मुझको लगता है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कांग्रेस सरकार नहीं रही है। 3 साल जोगी और करीब 5 साल भूपेश बघेल के, बीच के 15 साल तो भाजपा के रमन सिंह थे। उससे तुलना करना अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस की तुलना अगर मैं करूं भूपेश बघेल की, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में और देश की कांग्रेस में भी एक अभूतपूर्व ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। और मैं आपको बड़ा साफ साफ बतला रहा हूँ, मैं उनका एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बरसों में उनसे नहीं मिला हूँ अकेले। कोई मैं उनकी तारीफ़ करना मेरा मकसद जरा भी नहीं है। मेरे पुराने 2 साथी उनके सलाहकार ज़रूर हैं, तनख्वाह या मेहनताना पाने वाले, उनसे भी मैं प्रभावित नहीं हूँ। मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ इस बात को, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अभूतपूर्व ताकत के धनी नेता हैं। मैंने श्यामाचरण को भी मुख्यमंत्री रहते देखा है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में। मोतीलाल वोरा को भी देखा है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे बहुत से नेताओं को मैंने देखा है। लेकिन भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में एक कांग्रेस नेता के रूप में अपनी जो ताकत स्थापित की है वो बिल्कुल ही अलग किस्म की है। पूरे देश में कांग्रेस का कोई भी नेता, अगर हम ये सोनिया गांधी के परिवार के 3 लोगों को अगर छोड़ देते हैं, तो भूपेश बघेल जितना ताकतवर कोई भी नेता कांग्रेस के पास देश में नहीं है। खड़गे चाहे अभी अध्यक्ष जरूर बन गए हों, लेकिन खड़गे देख रहे हैं इस बात को, भूपेश बघेल की ताकत को। और मैं बहुत ज़्यादा खुलासे में अभी जाना इसलिए नहीं चाहता कि बड़ा लंबा किस्सा छिड़ जाएगा। असम में कांग्रेस को ज़रूरत है प्रचार के लिए, यूपी में ज़रूरत है प्रचार के लिए, हिमाचल में ज़रूरत है प्रचार के लिए, भूपेश बघेल मौजूद हैं। पार्टी को फंड्स की ज़रूरत है, भूपेश बघेल मौजूद हैं। पार्टी को रणनीति कहीं पे भी बनानी है, भूपेश बघेल मौजूद हैं। भूपेश बघेल ने लगातार मेहनत से, लगातार गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा से, लगातार अपनी उम्र, अपनी सेहत, अपने ओबीसी होने से, इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह की एक जगह अपनी कांग्रेस के भीतर बनाई है, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, कर्नाटक वगैरह जीत जाने के बाद तो कांग्रेस का हाईकमान जो है वो थोड़ी सी खोई हुई ताकत वापस पा चुका है। वरना उसके पहले तक भूपेश बघेल एक किस्म से कांग्रेस हाईकमान से भी ज़्यादा ताकतवर थे। ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है,
लेकिन हकीकत यही है कि भूपेश बघेल से ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस मुख्यमंत्री देश में अभी कोई भी नहीं है। कर्नाटक बड़ा राज्य हो सकता है, लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल जितना ताकतवर पार्टी के भीतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, भूपेश बघेल के पक्ष में आपने सारे तर्क गिना दिए। मुफ्त का वकील, मुफ्त के वकील की तरह, प्रवक्ता की तर्ज पे, मुफ्त का ढिंढोर, शायद किसी प्रवक्ता से ज्यादा आपने बढ़ के जो है सारी कामयाबी उनकी गिना दी है, लगभग सारी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कौन सी चीजें होंगी? हाँ, कौन से मुद्दे होंगे? हाँ, आपने ठीक चुना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जितना कहा है इतना ही हिस्सा भूपेश बघेल को दिखाया जाए। हो सकता है कि वो प्रचार का कोई भुगतान वगैरह मुझको भेज दें, अभी तक मैंने जितना कहा है। लेकिन इसके बाद कहने के लिए मेरे पास इसके बाद भी है। अब मैं आपको गिनाता हूं पिछले चुनाव का घोषणा पत्र, जिसमें गंगा जल लेके कर्ज माफ़ी किया गया, जिसमें धान का अधिक दाम दिया गया। उसी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वायदा किया गया था। शराबबंदी के वायदे का पिछले चुनाव में क्या फ़ायदा हुआ था, इसका अंदाज लोग नहीं लगा रहे हैं अभी। मेरा यह मानना है कि देश में जिस चुनाव में जो पार्टी जिस प्रदेश में शराबबंदी का वायदा करती है वो चुनाव जीत जाती है, एक चुनाव कम से कम। ये हमने तमिलनाडु में देखा है, ये हमने बिहार में देखा है, ये हमने और जगहों पे देखा है। छत्तीसगढ़ में कहा गया कि जहां जहां महिलाओं के वोट जो है ज्यादा डाले गए हैं, ज्यादा पड़े हैं, उसके पीछे केवल और केवल शराबबंदी की उम्मीद, वो एक सबसे बड़ा मामला था। मेरा यह मानना है कि शराबबंदी का वायदा पूरा करने की इस सरकार की नीयत पहले दिन से ही नहीं थी। इस सरकार ने एक फर्जी किस्म की कमेटी बनाई, जिसमें प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक सत्यनारायण शर्मा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। शायद इसलिए बनाया गया कि सत्यनारायण शर्मा जो हैं अविभाजित मध्य प्रदेश में आबकारी मंत्री रह चुके हैं, दारू मंत्री जिसको कह सकते हैं लोगों के समझने के लिए। शायद इसलिए उनका तजुर्बा था। उनका तजुर्बा दारू बंद करने का नहीं था, दारू बेचने का था। उनको बना दिया दारूबंदी का मुखिया। उसमें भाजपा के विधायकों को भी न्योता दिया गया, आप भी कमेटी में आ जाओ। जाहिर है वो नहीं गए। आपने कहा है हम आपके इलेक्शन के वायदे में पूरा करने में हम क्यों भागीदार हों, आप करो अपना। सरकार ने नहीं किया। और मैं आपको एक बात कहता हूं, पूरे दुनिया में किसी भी देश, उसके किसी भी प्रदेश में अगर किसी सरकार की नीयत शराबबंदी की है, तो छत्तीसगढ़ की इस सरकार को जो मौका मिला था, इससे बेहतर मौका पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता था। कोरोना काल का पूरा एक स्पेस मिला। कोरोना काल का पूरा स्पेस, जिसमें दारू की बिक्री बंद थी, जिसमें काम बंद था, लोग घरों में बैठे रहते थे, दारू पीने को पैसा नहीं था, दारू हासिल नहीं थी, दुकानें बंद थी, कारखाने बंद थे। ये जरूर है कि कुछ एक लोग, ताकतवर लोग जो हैं, अपने होटलों से अवैध दारू बेच रहे थे उस वक्त भी, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं है। बहुसंख्य जनता को हासिल नहीं था। लोग बिना दारू के महीनों जिंदा रह लिए। आपको इससे बड़ा हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि लोग बिना दारू के रह सकते हैं महीनों। लेकिन एक घटना हुई, बिलासपुर में कुछ लोगों की मौत हुई, और उसके बाद मुझको अगर ठीक याद है तो राज्य सरकार ने घरों तक होम डिलीवरी जो है शराब की शुरू कर दी। कहां तो तय था शराबबंदी। आलोक, ये इक्का दुक्का जो लोग मरते हैं जहरीली शराब पीकर, कुछ और पीकर, इससे 100 गुना अधिक लोग रोज मरते हैं दारू पीने वाले। जी बिल्कुल। इसलिए मैं इन इक्का दुक्का हादसों को, लेकिन मुख्यमंत्री के पास बार बार वो मुख्यमंत्री यही तर्क देते हैं कि हमने देखा है लोगों को मरते हुए जो है। कुछ नहीं। मैं आपसे कहता हूं, इस सरकार की अगर नीयत शराबबंदी की रहती तो इसके पास जितना बड़ा प्रयोग था कोरोना का, लॉकडाउन का, जितनी बड़े हेल्थ सर्टिफिकेट था वो, कि नहीं मरते हैं लोग बिना दारू पिए हुए, कोई नहीं मरता है। और घर की हालत सुधर गई थी, जबकि रोजगार नहीं था, मजदूरी नहीं थी, जिंदा रह लिए लोग, भूख से नहीं मरे, बच्चे खा पी लिए घर में खाना। जो बिना शराब के जीना लोगों ने सीख लिया था यहाँ पे,
वो पर्याप्त वजह थी, घरेलू हिंसा में कमी आ गई थी, तो वो दारू बंद करने की पर्याप्त वजह थी। वो उससे बड़े वजह दुनिया में किसी सरकार को नहीं मिल सकती। इस सरकार ने उसको नहीं बंद किया। ये मेरा मानना है कि इस सरकार के खिलाफ जो बात जाएगी, घर घर में महिलाओं के बीच ये बात अगर उठेगी कि इस सरकार ने बोलने के बाद भी शराबबंदी नहीं की, तो ये उसके खिलाफ जाएगी कांग्रेस पार्टी सरकार। लेकिन कह रही है कि हम नोटबंदी की तरह नहीं करना चाहते। ये तमाम फिजूल की बातें हैं आलोक। हमने देखा है कि जब महीनों तक यहाँ पे दारू नहीं बिकी, महीनों तक लोगों को पीने नहीं मिली, लोग जिंदा रहे, उनकी सेहत सुधर गई, घर की सेहत सुधर गई, उसके बाद अगर आप बंद नहीं कर रहे हो तो ये इस तरह के बहाने किसी काम नहीं आते। ये मैंने सत्यनारायण शर्मा जी आए थे इंटरव्यू के लिए, उनसे भी ये सवाल किया था मैंने। तो ये शराबबंदी मुझको एक मुद्दा लगता है। दूसरा मुद्दा, ये तो महिलाओं को प्रभावित करेगा कि आपने शराबबंदी नहीं की। याद रखेगी महिलाएं वोट देते हुए, दारू पीने वाले जो मर्द ज़्यादा हैं, कुछ महिलाएं भी पीती हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन मर्द ज़्यादा हैं। जो मर्द दारू पीने वाले ज़्यादा हैं वो इस बात को याद रखेंगे कि उनको इस 4.25 साल में शराब की एक बोतल भी ओवर रेट के बिना नहीं मिली, एक पौवा भी बिना ओवर रेट के नहीं मिला, पसंद की ब्रांड नहीं मिली, पसंद की ब्रांड नहीं मिली, पौवा नहीं मिला। जो छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरी जो बना रही हैं, इनकी दारू चढ़ती नहीं है, ये घटिया माल बना रहे हैं, ये सब तरह का आया। मैं अभी ईडी जो केस चला रही है शराब को लेकर, मैं उसके ऊपर एक वजह से नहीं जा रहा हूं। इसलिए नहीं जा रहा हूं, आपको बतला देता हूं। ईडी का कुल कन्विक्शन रेट 4-5% है। बरसों तक इसके मामले चलते हैं और जो अदालत से छूट के आ जाते हैं वो 95% से ज़्यादा हैं। मैं उसके बारे में अभी बहुत टिप्पणी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद है मुझको वो बात ईडी की भी, और जो आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर, सरकार के आसपास के लोगों के ऊपर, जो कोर्ट में मामले पेश हो गए हैं। हो सकता है कि बीजेपी को किसी दिन नींद टूटे बीजेपी की। अब टिकटें घोषित हो गई है तो शायद नींद टूटे, शायद उनकी हिस्सेदारी भी इस धंधे में ना हो, तो वो लोगों के बीच जाके उनको बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी है, और हो सकता है ना बताना भी तय करें। वो कई रहस्यमय कारण ऐसे रहते हैं। तो ये दूसरी बात जो कांग्रेस के खिलाफ जाएगी। महिलाएं जो दारूबंदी चाहती थीं, उनको याद रहेगा कि आपने नहीं किया वायदा पूरा, सोच समझ के नहीं किया। और पुरुष जिनको दारू ओवर रेट में खरीदनी पड़ी, वो भी इस बात को नहीं भूलेंगे। ये दो बातें कांग्रेस के खिलाफ जाएंगी। अब मुझको लगता है कि मैं थोड़ा सा 5-10% कांग्रेस और सरकार के प्रवक्ता से हट के बोलता हुआ लग रहा हूँगा आपको। नहीं तो आपको भी लगा होगा कि यहाँ आने के पहले कोई पैकेज वगैरह पा लिया हूँ क्या मैं। दूसरा ये है कि राज्य सरकार पे कई किस्म के मामलों को लेकर भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े आरोप लगे हैं, बड़े बड़े, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है। कोयले को लेकर, शराब को लेकर, और भी कुछ एक मामले हैं, शायद मैं थोड़ा भूल भी रहा हूं। कई मामलों में कई सारे डीएमएफ के फंड की गड़बड़ियां, डीएमएफ के फंड को लेकर जांच तो और कई मामलों में चल रही है। जी। इसमें सरकार के कई ताकतवर अफसर जेल में हैं, आईएएस अफसर जेल में हैं, महिला अफसर जेल में हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे ताकतवर लोग जो थे, मैनेजर दिखते थे, वो जेल में हैं। इतने सारे लोग जेल में हैं कि मुझको अभी ये समझ नहीं आ रहा है भाजपा इस बात को मतदाताओं को वोटिंग के दिन तक समझा पाएगी कि नहीं समझा पाएगी कि सरकार के इतने सारे लोग जेल में क्यों हैं। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि ईडी एक जांच एजेंसी है, उसके ऊपर आप तोहमत कितनी भी लगा दें, ईडी चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। ईडी कोर्ट में केस लगा रही है, सबूत पेश कर रही है, चार्जशीट लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लोगों की जमानत नहीं हो रही है, ऐसी नौबत है। भाजपा मुझको इस पे कुछ बोलते नहीं दिख रही है, सिवाय उनके ऑफिस में 3-4 पैरा का एक बयान बना देने के, कुछ काम करते इस पे नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ईडी और आईटी को जो दस्तावेज मिले हैं कि ये पैसा किस कमाई का कहाँ से आया, किसके पास आया, कहाँ गया, ऐसी चर्चा मैं सुनता हूं कि उसमें भाजपा के कुछ नेताओं के भी नाम थे। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा भाजपा को ये, लेकिन मैंने ऐसा सुना है
कि जो दस्तावेज मिले हैं इन जांच एजेंसियों को, उसमें भाजपा के कुछ नेताओं के भी नाम मिले हैं कि उनको भी पैसा इसका जाता था। तो हो सकता है इस वजह से आज खुलकर न बोल पा रहे हों इसके खिलाफ, लेकिन मुझको लगता है कि जितना ऊंचे स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है ये कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। वोटर, आम वोटर का इससे लेना देना है कि नहीं, कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, ट्रांसपोर्टरों तक सीमित था ये भ्रष्टाचार, आम जनता का इससे क्या लेना देना, मैं नहीं जानता लेना देना है कि नहीं, लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैंने अभी किसी से पूछा था कि 1977 में जब बस्तर में चुनाव हुआ था इमरजेंसी के बाद, तो क्या हुआ था वहाँ पे, तो पता लगा एक बूथ ऐसा नहीं था जिसमें कांग्रेस जीती हो। उस बस्तर को 77 में जब न टीवी था, न अखबार वहाँ जाते थे, न लोग पढ़ना जानते थे ज़्यादा, उस वक्त भी हर आदिवासी को मालूम था कि इमरजेंसी क्या थी और इसके खिलाफ वोट देना है। तो मुझको नहीं मालूम कि अभी ये भ्रष्टाचार को लेकर ये होगा कि नहीं होगा। दूसरा एक मुद्दा जो कांग्रेस के खिलाफ मुझको जाते दिखता है वो है पीएससी, जो राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, इसके लोगों की भर्ती में जिस तरह की पहली नज़र में जो भ्रष्टाचार दिख रहा है कि अफसरों के बच्चे भर गए पूरे के पूरे। इसमें कांग्रेस को ये बोलने से राजनीतिक रियायत नहीं मिलेगी कि मंत्री विधायकों के बच्चे नहीं हैं, अफसरों के बच्चे तो हैं। ये पीएससी है तो राज्य की ही संस्था, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन मेरा देखा हुआ है, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, पहला कार्यकाल था, पीएससी में गड़बड़ी हुई, जो चेयरमैन अशोक दरबारी जिम्मेदार नहीं थे, उनको भी गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के दबाव में रमन सिंह ने हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। उनके खिलाफ तो महाभियोग लाने की बात हुई थी, महाभियोग लाने की बात हुई थी, आखिरी में वो सुप्रीम कोर्ट जाके केस जीत के आए थे, लेकिन किया गया था वो। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, अनियमितता का मामला सामने आया, वो भ्रष्टाचार बिल्कुल नीचे के लोगों का किया हुआ था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर वगैरह का, चेयरमैन तक वो मामला नहीं जाता था। अशोक दरबारी के बेटे बेटी को नियुक्त नहीं किया गया था। अभी तो मैं नाम देख के हैरान रहता हूँ, पीएससी चेयरमैन जो थे उनके परिवार के लोग जिस तरह लाइन से पूरे डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन गए हैं, मैं हैरान होता हूँ उसको देखकर। मुझको लगता है कि जिस तरह से लाखों बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, आपने कुछ 16-17 लाख का भी आंकड़ा, 18 लाख के आसपास, 18 लाख का आंकड़ा बताया, जितने लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो अभी तक दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन जो पीएससी की तैयारी करने वाले लाखों लोग होंगे छत्तीसगढ़ में, जो करते रहते हैं तैयारी की, अगली एग्जाम होगी तो देंगे, उनके बीच में क्या होगा, इस भ्रष्टाचार का क्या असर होगा मुझको नहीं मालूम। लोग, क्या ये नौजवान पीढ़ी इतने आसानी से भूल जाएगी जो पहली बार वोट डालने जाएगी? ये पहली बार वोट डालने जाएगी ये पीढ़ी, या अधिक से अधिक दूसरी बार वोट डालेगी जो बेरोजगार पीढ़ी है? क्या होगा इसका? ये कितना नाराज नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी से? सबको मालूम है कि पीएससी जो कुछ भी है तो सरकार के ही काबू की चीज। तो ये एक मामला मुझको बड़ा लगता है। एक और मामला, बस एक मामला और यह है कि ओबीसी की जिस जनगणना की घोषणा हुई है, मुझको लगता है कि सवर्ण तबके का जो छोटा सा हिस्सा है आबादी का 8-10% का, उसको लगेगा कि हमारे लिए जो अनारक्षित सीटें अभी तक बाकी थीं, ये जिस अंदाज में, जिस आक्रामक तरीके से जाति जनगणना की जा रही है, ओबीसी की आबादी जितनी साबित की जा रही है, और होगी भी, मैं कुछ नहीं कहता उसको, क्या उसके बाद उसी अनुपात में आरक्षण की बात होगी? क्या देश में और प्रदेश में कहीं कोई संशोधन करके जो अभी 50% की सीमा है उसको तोड़कर, अभी जो विधानसभा से जो पास हुआ है आरक्षण विधेयक, वो 50% को तोड़ के उससे 1.5 गुना का पास हुआ है वो। तो क्या होगा? सवर्ण तबके को ये लग सकता है कि क्या हमारे बच्चों के लिए संभावनाएं और सीमित हो जाएगी। तो जो तबका हिंदुत्व को लेके प्रभावित हो सकता था, सवर्ण तबका, वो यहाँ पे ओबीसी जनगणना और आरक्षण को लेके बिदक सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने 4 नेताओं के नेतृत्व में लड़ा था। ताम्रध्वज साहू शामिल थे, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत। 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर जो है पर्याप्त सिरफुटव्वल हो चुकी। हाँ।
टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया आखिरी 100 दिन अब जब बचे हैं तब, क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? इस सिर्फ फुटबॉल का भी कोई असर दिखाई पड़ता है? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये चीज जाएगी? मुझको एक चीज लग रही है कि खरगे जो हैं ये कांग्रेस के बहुत समय के बाद पहले फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं, जम के कुर्सी पे बैठते हैं वो और काम करते हैं पार्टी का। उन्होंने छत्तीसगढ़ की ग्रह शांति जो की है कांग्रेस की, जैसे कोई बहुत ही काबिल पंडित हो और ग्रह शांति करवाए, खरगे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ग्रह शांति करवा दी। आपने अब इसी बातचीत में आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैं नास्तिक हूं। हाँ, तो आप ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं कि ऐसी किसी ग्रह शांति हो सकती है? नहीं, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मानता हूं कि वहां भरोसा ग्रह शांति हो गई, ऐसा मुझको लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि टीएस सिंहदेव, परसों यहां पे एक मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी की शाम को, सवेरे वो सरकारी हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर गए, शाम के पहले लौट आए, पार्टी बैठक में चले गए। वो मुग्ध हैं डिप्टी सीएम बनकर। यानी मुझसे किसी ने, एक नेशनल चैनल ने मुझसे पूछा था, उसकी कैमरा टीम ने आकर, कि इस पे आपका क्या कहना है टीएस सिंहदेव को जो डिप्टी बनाया गया। तो मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक से एक राह मिली है डिप्टी बनाने की, वहीं पे उन्होंने पहले बनाया, उसके कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में बनाया। जो व्यक्ति, जो टीएस सिंहदेव लगातार लड़ रहा था सार्वजनिक रूप से, उन्होंने कैमरों पर शायद 100 बार से ज़्यादा कहा होगा अपने सीएम बनने की हसरत, अपने दावे, 2.5 साल, सबके बारे में अलग अलग शब्दों में उन्होंने 100 बार कहा होगा। 2.5 साल जो सीएम बनना चाहते थे टीएस सिंहदेव, उनको 2.5 महीने के लिए डिप्टी बनाकर और शांत कर दिया खरगे ने। इससे बड़ी ग्रह शांति क्या हो सकती है? ये जादू किस्म का था मेरे हिसाब से। मैं हैरान था, मैं परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। मेरी परेशानी नहीं है कि टीएस सिंहदेव शांत क्यों हो गए। मैं कोई भूपेश के खिलाफ मोर्चा खुलवाना नहीं चाहता उनसे, इस लड़ाई में मुझको कोई मजा आता है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक व्यक्ति जो लगातार अभियान चला रहा था, जो दिल्ली में हफ्तों पड़े रहता था कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाए, राहुल प्रियंका से मुलाकात हो जाए, वेणुगोपाल से मुलाकात हो जाए, वो इतने कम में संतुष्ट हो गए, इतने कम में शांत हो गए, ऐसा मुझको लगता है। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये खूबी है कि उसने अपने भीतर के असंतोष को इस हद तक सेटल कर दिया। जो सचिन पायलट राजस्थान में जन आंदोलन चला रहे थे, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन, जुलूस, यात्रा निकल रही थी जिनकी, उनको शांत कर दिया। वो आज वहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं पूरे तरह से। मुझको लगता है कि खरगे में कुछ तो है। उसने देश के 2 सबसे असंतुष्ट कांग्रेसियों को बिना कुछ दिए संतुष्ट कर दिया। क्या मिल गया? टीएस सिंहदेव को डिप्टी का दर्जा मिलने से क्या मिला है? आप भी जानते हो कि क्या मिला है उनको यहाँ पे। आज तक ये तो कंफर्म, शायद उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई नहीं गई है मेरी जानकारी में। एक राजा जिसके महल में बहुत सारी बंदूकें, तलवारें, सब कुछ होंगी, उसको अगर 4 पुलिस बढ़ने से अगर संतुष्टि मिलती है तो मुझको लगता है इससे सस्ती ग्रह शांति कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसने, मैं तो अभी कांग्रेस के नेगेटिव चीज़ों को गिना रहा था, आपने जो चर्चा छेड़ी, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी टटोल रही थी सिंहदेव को, सिंहदेव ने खुद कहा था, शायद सरगुजा की पब्लिक मीटिंग में कहा था कि बीजेपी के लोगों ने एक होटल में मुझको मिलने बुलाया था, मैं मिलने चले गया था, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, बीजेपी में नहीं आऊंगा। याद है ना आपको? ऐसा ही कुछ था। आम आदमी पार्टी के बारे में भी उन्होंने, आम आदमी पार्टी के बारे में भी उन्होंने कहा था। आज कांग्रेस चुनाव के मुहाने पे खड़े हुए अपने एक सबसे सीनियर छत्तीसगढ़ के नेता को अगर दूसरी पार्टी में जाते देखती तो उसको जो डैमेज होता, आज वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आज तो टीएस सिंहदेव मस्त मगन है एकदम। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने वो एक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। आपके पूछने का मकसद अगर ये था कि क्या कांग्रेस में कोई नुकसान इससे हो रहा है, कोई नुकसान होते नहीं दिख रहा। अभी तक कांग्रेस की 1.5 दर्जन मीटिंग हो चुकी है टिकटों को लेकर, कैंडिडेट छांटने को लेकर। एक भी मीटिंग में इन 5, 6, 7 नेताओं में से कोई छोड़ के नहीं निकला, किसी की नाराजगी नहीं है,
किसी ने बैठक में जाने से मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको टीएस सिंहदेव का बताया, सुबह अंबिकापुर जाके सरकारी हेलीकॉप्टर से ही शाम को लौट के आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इतनी सद्भावना कांग्रेस में, इतनी गुट विहीन कांग्रेस, ऐसा जैसे चारों लोग जो हैं, 2 जय 2 बीरू, एक मोटरसाइकिल पे जो एनसीसी परेड निकलती है फौज की 26 जनवरी को, उस तरह से चल रहे हैं प्रेम से। बड़ा सद्भावना का माहौल कांग्रेस में बना हुआ है। तो ये कहीं भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। आप कोशिश भी करेंगे तो भी कोई भड़कते मुझको दिख नहीं रहा है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और उसके खिलाफ चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, इस पर हमने आज बातचीत की। अलग अलग राजनीतिक दलों पर यह चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।